बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम हसन अदील है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे उस पेट्रोल बम की जो पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की अवाम पर रात को गिराया, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस काकड़ हुकूमत को इस बढ़ती हुई तेल की प्राइसेस का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या इसका असल जिम्मेदार कोई और है। उसके बाद बात करेंगे DGISI की, जिनकी एक्सटेंशन के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिन्होंने ऑफिशियली तौर पर अपने आप को PDM से इलादा कर लिया है। उसके बाद बात करेंगे परवेज़ इलाही साहब की दोबारा गिरफ्तारी की, और आखिर में बात होगी PIA की बदहाली की। तो नाजरीन, एजेंडा लंबा है और वक्त थोड़ा कम है। वीडियो का आगाज़ करेंगे, मगर उससे पहले मैं अपने नए आने वाले व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि अगर वो मुनासिब समझें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उन्हें ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, और हमने अपनी राय से तो ज़रूर ही आगाह करें। अब सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में बढ़ती हुई तेल की कीमतों की। रात को तकरीबन 30 रुपये इजाफा कर दिया पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में आज की हुकूमत ने, और इस हुकूमत को आज बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कह रहा है। अवाम में शदीद गम और गुस्सा है कि शायद ये हुकूमत अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ में फ़ेल हो रही है। मगर देखना ये है कि पाकिस्तान में ये जो प्राइसेस बढ़ी, इसका आगाज़ कैसे हुआ, और ये आखिर मामला शुरू कब हुआ, और इसका ताकि हम उस असल ज़िम्मेदार तक पहुँच सकें इस पाकिस्तान में जो तेल की प्राइसेस का बहरान है उस पर। इसमें मैं आपको 2017 की तरफ लेके जाना चाहूँगा। 2017 में पाकिस्तान में जो ऑयल की प्राइस थी वो तकरीबन 70 रुपये पर लीटर थी, या इससे थोड़ा सा कम। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत जब गई, उस वक़्त तेल की जो कीमत थी वो 150 रुपये क्रॉस कर चुकी थी। यानी इमरान खान साहब की हुकूमत में ये प्राइसेस में डबल हो गई, डबल से भी ज़्यादा हो गई। और ये उस वक़्त की हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसीज़ के फेलियर का सबसे बड़ा सबूत है। हमें याद होगा कि जब इमरान साहब की हुकूमत जाने वाली थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे, जो वोटर्स थे, और जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली बार वोट दिया था, वो बहुत मायूस थे, और यूँ लग रहा था कि वो समझते हैं कि उन्होंने कोई गलती कर दी PTI की हुकूमत को सपोर्ट करके, PTI को वोट देकर। क्योंकि उस वक़्त की जो हुकूमत थी वो अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ में बुरी तरह फ़ेल हो चुकी थी। उस वक़्त भी महंगाई में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो चुका था, और उन साढ़े 3 सालों में 1 साल ऐसा था जब पाकिस्तान की तारीख़ में कई दहाइयों में पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान का GDP जो है वो माइनस में चला गया। सो ये इकनॉमिक बुरी पॉलिसीज़ की जो इब्तिदा हुई, उससे पहले भी हम जा सकते हैं, मगर हम रीसेंट तारीख में इमरान खान की हुकूमत से ही शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें एक मेजर चेंज आया। पेट्रोल की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा आया, वो डबल से भी ज़्यादा हो गई। उस वक़्त की हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा कर्ज़े लिए, 18,000 अरब डॉलर, 18,000 अरब रुपए के कर्ज़े लिए, जो कि पाकिस्तान की तारीख में इतने कर्ज़े किसी भी हुकूमत ने नहीं लिए थे। तो ये सिलसिला शुरू वहाँ से होता है, इकोनॉमिक फेलियर्स का, इकोनॉमिक बुरी पॉलिसीज़ का। मुझे याद है कि इमरान खान साहब जब इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे 2018 की, तब असद उमर को इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का एक चैंपियन के तौर पे पेश किया जा रहा था, और यूँ मालूम हो रहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वही रोल प्ले करेंगे जो इसहाक डार साहब का रोल मुस्लिम लीग नून में है। और फिर हुकूमत आ गई, असद उमर साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया, पर चंद ही हफ्तों बाद किसी बैरूनी प्रेशर पर, ये रिपोर्ट्स थी उस वक़्त की, किसी बैरूनी प्रेशर पर उन्हें मुकम्मल तौर पर अपनी जॉब से हटा दिया गया, और एक ऐसे शख्स को दोबारा ये वज़ारत दे दी गई जो जरदारी साहब के दौर में भी वज़ीर था। अब वो जरदारी साहब के दौर में हमें पता है कि पाकिस्तान किस बदहाली का शिकार हुआ है, और पीपल्स पार्टी हमेशा से अपनी बैड मैनेजमेंट के में मशहूर रही है। तो वो जो वज़ीर साहब थे, उन्होंने क्या कोई मुस्लिम लीग नून के जो पॉलिसीज़ थी उनको आगे बढ़ाया, 2013 से जो 18 की जो पॉलिसी थी उन्हीं को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो कोई मैजिक स्टिक तो नहीं आ गई थी कि वो PTI की हुकूमत में आ जाते तो वो एक नया उनके पास कोई नॉलेज आ जाता। उन्होंने तो वही करना था जो पहले जब वो वज़ीर थे तब जो उन्होंने किया, और बिल्कुल वो वैसा ही हुआ। जब वो पीपल्स पार्टी में मिनिस्टर थे, वो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई, वही पॉलिसीज़ ज़्यादातर कंटिन्यू हुई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, और दोबारा उन्होंने भी फिर उन्हीं पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया, और इसका पाकिस्तान की अवाम को खमियाजा भुगतना पड़ा, और पाकिस्तान ने 18,000 अरब रुपए से ज़्यादा कर्जे लिए। पेट्रोल की कीमतें डबल हो गई, डबल से भी ज़्यादा हो गई। उसके बाद फिर PDM की हुकूमत आई। इस हुकूमत के पास बहुत ही थोड़ा अरसा था, 16 महीने का टाइम था, और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसीज़ को ही कंटिन्यू करते, क्योंकि थोड़े वक्त में नई पॉलिसीज़ बनाना और एक नया पूरा सेटअप क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल काम था। सो इमरान खान हुकूमत की पॉलिसीज़ कंटिन्यू हुई, और प्राइसेस जिस
जिस तरतीब से, जिस स्पीड से बढ़ रही थी उसी तरतीब से ही बढ़ी और फिर डबल से ज़्यादा हो गई। अब मामला 330 पर है और अब ये जिन किसी के काबू में ही नहीं आ रहा। इसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत को एक कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, सबको बैठना पड़ेगा एक टेबल पर। उससे पहले एक ऑपरेशन हो रहा है जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है कि करप्शन का खात्मा किया जाए ताकि इन सारे मामलात पर काबू पाया जा सके। नाज़रीन, अब आगे बात करते हैं DGISI की। DGISI जो DGISI की एक्सटेंशन कर दी गई है। पाकिस्तान के जो DGISI हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजन, उनकी जॉब में अनलिमिटेड टाइम के लिए तोसीक़ कर दी गई, यानी गैर मुअय्यना मुद्दत तक, अंटिल द नेक्स्ट ऑर्डर। तो इनकी जॉब का कोई सेट टाइम नहीं है, कोई सेट पीरियड नहीं है, 1 साल, 2 साल या 3 साल, बस इनको एक अनलिमिटेड टाइम के लिए बना दिया गया है। दोबारा DGISI की जॉब अपनी ये कंटिन्यू करेंगे और अब देखना ये है कि ये कब तक कंटिन्यू करते हैं। पर मुमकिन यही है कि जब तक अगले इलेक्शन नहीं होते और एक नई हुकूमत नहीं आती, ये अपनी जॉब कंटिन्यू ही करेंगे, क्योंकि एक क्रैकडाउन का ऑपरेशन भी अभी नया शुरू हुआ है। एक जो आसिम मुनीर डॉक्ट्रिन है वो हमारे सामने आ रही है कि एक बड़ा क्रैकडाउन स्मगलिंग के खिलाफ, बिजली चोरी के खिलाफ, तेल स्मगलिंग के खिलाफ, करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ अब एक नया महाज खड़ा कर दिया गया है। और अब नैब जो कि बहुत ही एम्पावर्ड और दोबारा बहुत ही ताकतवर हो गया है, उसको भी बैक करने के लिए अब ज़रूरी है कि वो सारी टीम जो है वो जॉब अपनी कंटिन्यू करे। और अल्लाह करे कि ये ऑपरेशन जिस तरह के इसके रिजल्ट शुरू में आ रहे हैं, यही रिजल्ट जो हैं आगे अगली स्टेजेस पर ही जाके आएँ और पाकिस्तान एक तरक्की के रास्ते पर हमकिनार हो सके। मगर मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि जो इकॉनमी पाकिस्तान की दुरुस्त करने के लिए सिर्फ डंडा काफ़ी नहीं है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का बनाना बहुत ज़रूरी है। एक क्लियर डायरेक्शन हो हुकूमत के पास और आगे आने वाली हुकूमतों के पास भी एक क्लियर इकोनॉमिक प्लान हो, एक क्लियर इकोनॉमिक डायरेक्शन हो, फिर ही पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ तरक्की कर सकता है। डंडे से आप फौरी रिजल्ट तो ले सकते हैं, जो करप्शन के मामलात हैं, स्मगलिंग के मामलात हैं, वो रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको रोके बगैर नई पॉलिसी बनाना ही बेकार है। क्योंकि आप जो भी पॉलिसी बनाएंगे वो करप्शन की नज़र हो जाएगी, वो स्मगलिंग की नज़र हो जाएगी, इन माफियाज़ की नज़र हो जाएगी। तो ये जो डंडा है, ये स्टेप 1 इसको हम कह सकते हैं, मगर ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि ये डंडा ही हर मामले को हल कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इकोनॉमिक प्लान बहुत ज़रूरी होगा। अब आगे बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ बयानात दे रही है। उन्होंने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके वज़ीर ने, और उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ थोड़े अरसे के लिए अलाइन थे, वो शहबाज हुकूमत का हिस्सा थे। अब हुकूमत चली गई है और अब उनका इस अलायंस के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है और वो अब आज़ाद हैं और वो अपनी सियासत खुद ही करेंगे। इस पे एक बहुत अहम बयान भी आया। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब जो पाकिस्तान आएँगे तो उनका इस्तकबाल ऐसे किया जाएगा कि उन्हें सीधा जेल जाना पड़ेगा। ये एक बहुत अहम बयान है। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है, मैसेज मिल जाता है हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रास्ते बिल्कुल जुदा हैं और वो अपनी सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद काफ़ी मसाइल का शिकार है। उनके खिलाफ भी एक ऑपरेशन जारी है। उनके हज़ार से ज़्यादा लोगों को नो फ्लाई लिस्ट पे डाल दिया गया है। उनके वज़रा के खिलाफ केसेस भी खुल गए हैं। उनके सीएम्स जो पुराने थे उनके खिलाफ भी केसेस खुल गए हैं। जरदारी साहब के खिलाफ नैब में जो मामला हुआ है, नैब तरामीम जो रिजेक्ट हुई हैं, उसमें भी उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं वो भी खुल गए हैं। मगर वो इस कश्ती में, इस डूबती हुई कश्ती में नवाज शरीफ साहब को भी साथ ही लेकर जाना चाहते हैं। वो कहते हैं हम तो डूब रहे हैं, आपको भी हम साथ ही लेकर जाएंगे। और उन्होंने बहुत ही सख्त बयानात शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। अब आगे बात करते हैं परवेज़ इलाही साहब की। परवेज़ इलाही साहब को एंटी करप्शन ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। हुकाम एंटी करप्शन के मुताबिक परवेज़ इलाही अडयाला जेल रावलपिंडी से रिहा हुए थे, जहां से उन्हें हिरासत में लिया गया। परवेज़ इलाही को राहदारी रिमांड के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया, जहां अदालत ने सदर पीटीआई का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। सो परवेज़ इलाही के लिए मुश्किलात कम नहीं हो रही और ये सिस्टम की तरफ से एक मैसेज दोबारा जा रहा है जुडिशरी की तरफ कि आप अपने फैसले करते रहें, अपना रिएक्शन शो करते रहें, मगर उसके बाद आप हमारा रिएक्शन भी देख लें। हम तो अपनी मर्जी से, अपनी पॉलिसी से, अपने हिसाब से ही रिएक्ट करेंगे। अब आखिर में बात करते हैं पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइंस की, पीआईए की। पीआईए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बहुत ही बदहाली का शिकार है। ज़राए के मुताबिक पीआईए का जो माहाना खर्चा है वो 22 अरब, माहाना जो आमदन है वो 22 अरब रुपए है और अखराजात 34 अरब हैं। पीआई का मजमूई खसारा 740 अरब रुपए के लगभग है, जिस पर निगरान वजीर खारजा ने निजकारी डिवीज़न पीआईए इंतज़ामिया से निजकारी प्लान मांग लिया। तो नाजरीन, पीआईए भी बुरे ही हालात में है। उनका खसारा 12 अरब रुपए तक, माहाना खसारा 12 अरब रुपए तक पहुंच गया है।
پی آئی اے نے کمرشل بینکوں سے حکومتی گارنٹی پر 260 ارب روپے قرضہ لیا ہوا ہے۔ ایئر لائن کو ایف بی آر کو 1 ارب 25 کروڑ پہ ٹیکس دینا ہے، اور پی آئی اے سول ایویشن ماہانہ 1 ارب سے زائد کی ادائیگی نہیں کر رہا۔ یعنی یہ حال ہے ہماری پی آئی اے کا۔ ہم یہ بات ہمارا یہ جو نیشنل پرائیڈ ہے، جو ہمیں پوری دنیا میں ریپرزینٹ کرتا ہے، روز فلائٹس لے کے جاتا ہے، اس پہ بیرون ممالک سے لوگ پاکستان آتے ہیں، وہ جب ان کو جب یہ پتہ چل گیا ہوگا، یہ ظاہر ہے کوئی بات ڈھکی چھپی تو ہے نہیں کہ پاکستان میں جو نیشنل ایئر لائنز ہے وہ بدحالی کا شکار ہے۔ ہم تو پورا ملک ہی بدحالی کا شکار ہیں، یہ تو صرف ایک پی آئی اے ہے، مگر پی آئی اے اب ڈوبنے کے بہت قریب آ گیا ہے، شاید اسی لیے اب اس کو نجکاری کی طرف، پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جایا گیا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اسی لیے ہی ڈبویا جا رہا ہو کہ اس کی پرائیویٹائزیشن کیے جائے، تاکہ اس میں بھی کک بیکس اور اپنے کمیشن لیے جائیں اور خاص لوگوں کو نوازا جائے۔ ناظرین، یہ ابھی تک کی اپڈیٹس تھیں، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔